कि इस संगोष्ठी में मुझे आना है। मैं उस समय धरती के किसी स्थिर हिस्से पे नहीं था, लेकिन वो सूचना मुझे मिली और मैं इतना पुलकित हुआ कि चलो पहली बार पश्चिम बंगाल जाने का मौका मिलेगा। एक ऐसा मंच जो पूरे भारत के जागरण का प्रतिनिधित्व करता हो, वो आपके समक्ष है। और आपका जो व्यक्तिगत जागरण है उसको आपकी भूख ने जिंदा रखा है, क्योंकि अभी भोजन का समय तभी होगा जब हम लोग यहाँ पर बोलकर खत्म करेंगे। तो आप देखें कि एक तरफ शंकराचार्य की नगरी से शंकराचार्य की पूरी विरासत को लिए हुए शांति जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ज्ञान और आध्यात्म की सबसे प्राचीन नगरी से श्री प्रकाश जी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं। और पश्चिम बंगाल, जिसको हम जागरण की भूमि कहते हैं, वहाँ से तनुजा मजूमदार जी इस मंच को सुशोभित कर रही हैं। और मैं क्यों कहने से चूकूं, क्योंकि गुजराती अगर कहने से चूक जाए तो बात बनती नहीं है कि मैं दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी की भूमि से पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सुबह एक बहुत ही समृद्ध सत्र हुआ, अच्छे और बृहद व्याख्यान आप लोगों ने सुने। और अब इस सत्र के समक्ष, वक्ताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बहुत कम समय में सूत्र रूप में अपनी बातें कहने की कोशिश करें। बातें मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसा कि समेट कर बात कहनी है तो मैं कुछ बातें सूक्ष्म रूप में ही कहना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि यह मंच इतने बड़े नवजागरण और उसके पहले के कई जागरणों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सारे जागरण उस समय के साहित्य में दर्ज हुए हैं। मैं ये नहीं मानता कि विमर्श और साहित्य दो अलग चीजें हैं। हर दौर के साहित्य में उस दौर का एक विमर्श हमेशा मौजूद रहा है। ज्यों-ज्यों साहित्य की इयत्ता बढ़ी, त्यों-त्यों नए नए विमर्श उसमें शामिल होते गए। इसलिए यह कहना कि विमर्शों ने साहित्य की परिधि को सीमित किया है, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं बल्कि उल्टा कहता हूं कि विमर्शों ने साहित्य की परिधि का विस्तार किया। हम लोगों को पढ़ाया गया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कभी दर्पण में, इस समय तो आप लोगों की उम्र है, दिन में कई बार देखते होंगे, मैं भी देखता रहता हूं। दर्पण में आप जहां से देखेंगे आपको उतना ही दिखेगा, यानी कोण बहुत जरूरी है। और अगर आपने एक कोण से ही दर्पण को देखा तो आपके चेहरे का एक पक्ष ही दिखाई पड़ेगा। और बशीर बद्र ने बहुत खूब फरमाया है कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो ये आईना आपको सच दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन समाज का सच साहित्य के आईने में कब आया? क्या ये किसी विमर्श के बिना संभव था? इस पर विचार करने की जरूरत है। आप देखें तो पूरा एक क्रम आप पाएंगे कि एक दौर का साहित्य था जहां पे सौंदर्य एक बड़ा विमर्श था। सौंदर्य के अनेकानेक रूप चित्रित किए गए, क्योंकि साहित्य कुछ खास लोगों तक सीमित था, कुछ खास वर्णों तक सीमित था, कुछ खास उन लोगों तक सीमित था जिनको पढ़ने लिखने बोलने कहने की सुविधा प्राप्त थी। तो उन्हीं के सौंदर्य आकांक्षा की पूर्ति के लिए साहित्य का सृजन होता रहा था। लेकिन ज्यों-ज्यों देश में लोकतंत्र आता है, सत्ता के साथ साझेदारी करने की इच्छा बलवती होती है, त्यों-त्यों विमर्श पैदा होते हैं। क्योंकि विमर्श का मूल काम अपना हक, अपना हिस्सा लोकतंत्र में मांगना है, और वह साहित्य के लोकतंत्र में भी उसी तरह से मांगा जाता है। हम लोगों को आचार्य कवियों ने बताया
कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अब इस सौंदर्य दृष्टि से हमने जब साहित्य को देखा तो हमने ये पाया कि यह जो अभिधामूलक का रचना है, क्योंकि विमर्श का पूरा जो लेखन है वह अभिधार्थवादी लेखन है, क्योंकि उसमें जो बात कहनी है, कहने की बड़ी तेजी है, बड़ी तीव्रता है, और इतने वर्षों से नहीं कहे जाने का दंश भी है, इसलिए इतना ज्यादा उसे बनाकर संवार कर कहने का समय उनके पास नहीं है, ना उतनी सलाहियत है, नहीं उतना इल्म उनको दिया गया। तो उन्होंने जो बातें कही उसमें जो दृश्य का टटकापन था, जो विचार का टटकापन था, उसने हमें चौंकाया और हमारी पुरानी दृष्टि को उसने बदलने की कोशिश की। इसलिए पूरे विमर्श के दौर का जो हमारा लेखन है उसके बारे में मैं हमेशा इस बात को कहना चाहता हूं कि यह अगर पेम्पलेट नहीं लिख रहा है, खैर पेम्पलेट का भी अपना महत्व रहा है, पेम्पलेट लिटरेचर की बात हुई है, अगर वो पेम्पलेट नहीं लिख रहा है, अगर वो कोई प्रचार का लेखन नहीं कर रहा है, तो धैर्य से, धीरज से अगर आप उसे पढ़ेंगे तभी उसमें सौंदर्य की एक नई दृष्टि आपको दिखलाई पड़ेगी। इसलिए हमेशा मैं विमर्शों का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये साहित्य की इयत्ता का विस्तार करते हैं। हिंदी में विमर्श परक लेखन, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए आदिवासी विमर्श को चुनूं और आदिवासी विमर्श में जो रचनाएं आई हैं उन रचनाओं की कुछ प्रवृत्तियां आपके साथ साझा करूं, रेखांकित करूं, क्योंकि कविता के उदाहरण से, रचना के उदाहरण से, कहानियों के उदाहरण से, उपन्यासों के उदाहरण से बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मूल प्रवृत्तियां रहीं उन पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। ये विमर्श समानांतर भी चलते हैं और एक नया विमर्श पुराने विमर्श को ढक भी देता है। और ये ध्यान रखें कि कोई भी विमर्श से पैदा हुआ लेखन और साहित्यकार लंबे समय तक उस विमर्श की पहचान नहीं बनता, नहीं बना रहना चाहता। और यही कारण है कि आज के बड़े रचनाकार, वो चाहे दलित साहित्य के अंतर्गत उभरे हों, स्त्री लेखन के अंतर्गत उभरे हों, वे अपने को अब दलित और स्त्री की इयत्ता तक सीमित नहीं करते। अभी पिछले वक्तव्य में कहा गया कि जो स्त्रियां हैं वो कह रही हैं कि हम केवल स्त्रीवादी, स्त्री विमर्श की रचनाकार नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं है, ये ध्यान में रखिए। पता नहीं वो कौन से लोग रहे होंगे जिन्होंने हमारे नवजागरण में, पत्रकारिता के विकास में ये तय किया होगा कि स्त्रियों की पत्रिका ये होगी और पुरुषों की पत्रिका ये होगी। ये उनकी सोच को आप जरा देखिए कि ये विषय होंगे, ये स्त्रियों के लिए होंगे, और ये विषय है, ये पुरुषों के लिए होंगे। तो क्या आज भी स्त्री लेखन से आप उम्मीद यही करेंगे कि स्त्रियां केवल स्त्रियों के विषय उठाती रहें, स्त्रियों के ही संघर्ष को वो दर्ज करती रहें? और स्त्रियों का संघर्ष कैसा? उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वह पुरुषवादी पितृसत्ता की जो सीमाएं रही हैं उसको रेखांकित करते करते वो जैसे पुरुष विरोधी रचनाएं हो जाती। जब मैं आदिवासी स्त्रियों के लेखन को देखता हूं, खासकर कविताओं में देखता हूं, तो वे साहचर्य का लेखन है। वहां पे पुरुष का विरोध नहीं है, बल्कि कई ऐसी कविताओं के उदाहरण मैं दे सकता हूं जो मैं आगे मौका मिलेगा तो दूंगा, जहां पर वो अपने साथी पुरुषों को जगा रही हैं और उनको कह रही हैं कि तुम उठो, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों जब साथ उठेंगे तो यह जो शोषण का परिदृश्य निर्मित हुआ है यह बदलेगा, तभी देश बदलेगा। तो एक चीज ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है जो स्त्री लेखन से, एक दायरे में बंद स्त्री लेखन से आदिवासी स्त्रियों के लेखन को अलग करती है।
ठीक इसी तरह से एक दूसरी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है, और वो ये दलित साहित्य से उसको भिन्न करती है, और वो ये कि जाति वर्ण के आग्रह, भोगे हुए यथार्थ को वह भोगा हुआ व्यक्ति ही लिखेगा, यह आग्रह, इससे आदिवासी विमर्श की रचनाएं, आदिवासी विमर्श के रचनाकार उसको महत्व नहीं देते, वो उससे आगे निकलकर बात करते हैं, और इस तरह से जाति, समुदाय, लिंग के दायरे को तोड़ करके साहित्य की रचना की वे वकालत करते हैं। अभी कहा गया कि दक्षिण में पारिस्थितिकी विमर्श को लेकर सबसे पहले कुछ लोगों ने लिखा, तो आप देखें कि यह जो पूरा आदिवासी विमर्श है वो अंततः कहाँ इसका पर्यवसान होता है। कुछ दिनों में और कुछ दिनों के आदि से ही आदिवासी विमर्श और पर्यावरण विमर्श, इसमें कोई अंतर नहीं रह गया है। क्यों अंतर नहीं रह गया? उसका कारण ये है कि ये जो आदिवासी विमर्श है, मैं उस राजनीति में नहीं जाता जो आदिवासी, मूल निवासी और तमाम तरह की राजनीतियां होती रही। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि किस तरह से हमारा आदिवासी समाज जो है, समुदाय जो है, उसने हमारी उस आदिम जीवन शैली को अपने भीतर जिंदा रखा है, जो आपकी, मेरी, हम सब की पुरखों की जीवन शैली थी। वह जीवन था जिसमें प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध था। वह संबंध ज्यों ज्यों खींचता गया, तमाम तरह के मानवीय संकट हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। तो आदिवासी जो रचनाशीलता है वह केवल जल, जंगल, जमीन इसलिए नहीं बचाना चाहती है कि उससे उसका जीवन निर्वाह जुड़ा है, बल्कि इसलिए बचाना चाहती है कि जल, जंगल, जमीन अगर जिंदा रहेगी तो इस जमीन पे धरती के वारिस रह सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे। इसके लिए आदिवासी कविता संकल्पित है। आप देखें, हम बारासात के इस विश्वविद्यालय में जब बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ी दूर पे बैरकपुर है, जहां कहा जाता है कि मंगल पांडे ने पहली बार 1857 के विद्रोह का बिगुल बजाया था। आप देखें, वो मंगल पांडे थे, और मंगल पांडे के पहले इसी बंगाल की भूमि से 1766-67 से लेकर लंबे समय तक जिन लोगों ने ब्रिटिश शासकों, ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी शोषणकारी नीतियों का विरोध किया, उनमें सबसे बड़ी संख्या किसकी थी? आदिवासियों की। हमारे देश के मौजूदा विदेश मंत्री वाशिंगटन डीसी में बात करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश का जो शोषण किया वह आज की 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के बराबर है। आप सोचें कि चूहर विद्रोह जो 1766-67 में हुआ था, और तब से लेके आज तक, ये कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि तब से लेके आज तक इस देश के खनिज संसाधनों की रक्षा कौन करता आया है? अगर इतनी आसानी से ब्रिटिशों को लूटने की छूट आदिवासी समूहों, समुदायों ने उस दौर में दी होती तो जो 45 ट्रिलियन का आंकड़ा है वो 100 ट्रिलियन के पार चला जाता। तो इतनी बड़ी संख्या में जिसने इस देश के संसाधनों को बचाने की कोशिश की, उसका इतिहास में कोई स्थान ही नहीं है। इससे ज्यादा बदनसीबी और उससे भी ज्यादा बदनीयती नहीं हो सकती है। और ये बदनीयती के खिलाफ जो साहित्य खड़ा होता है, जो विमर्श खड़ा होता है, वो आदिवासी विमर्श है। वो इतिहास में अपनी जगह ढूंढ रहा है, और वो कहता है कि वह जो इतिहास में नहीं है वो यहाँ पर है। आप देखें कि आदिवासी विमर्श के अंतर्गत चाहे उपन्यास हो, कहानियां हो, कविताएं हो या लेखन हो, वो बार बार इतिहास में अपनी जगह मांग रहे हैं, और वह जगह आज देने को पूरी व्यवस्था भी तैयार हो रही है, और नए सिरे से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव काल में कोशिश की जा रही है कि ऐसे अनेक संघर्षों को लिपिबद्ध किया जाए
और इतिहास में स्थान दिया जाए। महात्मा गांधी के जो 5 महत्वपूर्ण सूत्र रहे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसको आज भी जो समुदाय जीता मानता आया है वो आदिवासी समुदाय है। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें जब की जा रही हैं, उसके नए नए मॉडल तलाशे जा रहे हैं, तो क्या आदिवासियों का जो मॉडल है जिसको वो अब तक बचाए चले आए हैं, जो मेरे भी पुरखों का मॉडल था, वो लोग बहुत चकित हो जाते हैं जो कहते हैं अरे वो तो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो तो ये करते हैं। अरे भाई, आज मेरे विवाह का वीडियो जब मेरा बच्चा देखता है, और पहला वीडियो था मेरे गांव में, अंचल में शादी का, तो मेरा बच्चा कहता है कि पापा हम लोग आदिवासी हैं। ये सवाल जो उसका है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा पूछता है? तो उसकी जो आदिवासी की समझ सिनेमा और दूसरे माध्यमों से बनी है, उससे उसको पता चलता है कि मेरी माँ शिल्प होना कर रही है, मूसल से मेरी पूजा हो रही है, और वो तमाम चीजें जो प्रकृति और जीवन से गहरी जुड़ी हुई हैं, उन सब के साथ मैं वो पीला जोड़ा जामा पहन के बारात में जा रहा हूं। जबकि आप मेरा वीडियो देखिएगा, पूरे समय विवाह में मैंने वही जोड़ा जामा पहना हुआ है। ये लड़कियां मैं देख रहा हूं पीले वस्त्र में, यहाँ पर बंगाल की संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखा रही। तो ये सब था, यानी मेरे पुरखों में भी वही है, जो जिनको आज संवैधानिक कारणों से संविधान में निहित बातों के चलते हम कहते हैं कि यह क्या है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला है। संवैधानिक शब्द है, लेकिन वास्तव में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने जो हमको सीख दी थी, वो सीख अगर कहीं सुरक्षित है तो आदिवासी जीवन शैली में सुरक्षित है। अगर उस सीख को हम लेकर अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी सही अर्थों में हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल बना पाएंगे। एक बात और, भाषा की बड़ी चिंता है। हम सब की भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। मैं कोलकाता में 2 दिन से टहल रहा हूं और बरासात तक आया। बड़ी मुश्किल मुझे हो रही थी। जब मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी तो शांति जी को कितनी मुश्किल हो रही होगी कि सारे के सारे साइन बोर्ड, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो केवल बांग्ला भाषा की लिपि में लिखे हुए हैं और बहुत छोटे फॉन्ट में अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। कई बार वो फॉन्ट दिखता भी नहीं है और हम समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बांग्ला एक बहुत ही समृद्ध भाषा परंपरा और उसकी एक लिपि। वे आदिवासी जिनकी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, जिनकी लिपियां विलुप्त हो चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा भाषा और लिपि की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनकी कविता में वो चाहे उरांव हो, चाहे कोल हो, चाहे संथाल हो, सभी अपनी भाषा की हिफाजत, अपनी भाषा की रक्षा करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं और जो भी आवश्यक है उसकी मांग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी देर अपनी बातें कही, लेकिन यह जो विमर्श परक लेखन है, यह सौंदर्य विमर्श से प्रतिरोध ही सौंदर्य है तक की जो यात्रा साहित्य को कराते हुए ले आता है, उसका साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उन रचनाओं को सिर्फ इसलिए कि वो अनगढ़ हैं, टूटी फूटी भाषा में लिखी गई हैं, या उनमें अभिधा का महत्व अधिक है, मुझे नहीं लगता कि ये खारिज करने का कोई आधार हो सकता है। और ये सच है कि हर विमर्श हमेशा जीवित नहीं रहेगा, उसका भी एक पर्यवसान होना है और वही श्रेष्ठ साहित्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये श्रेष्ठता भी बहुत मुख्यधारा, ये सब बड़े वितंडावादी शब्द हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अध्यक्ष जी ने ये कह रखा है कि 15 से 20 मिनट बात करनी है, तो ये कुछ मूल मुद्दे जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, वह मैं आपसे कर सका।
कविताओं आदि के, लेखों आदि के, उपन्यासों आदि के उदाहरण से आगे वक्त मिलेगा तो मैं बात करूंगा। आपकी भूख में और आड़े नहीं आऊंगा, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है। ये भोगा हुआ यथार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद।